अस्सलाम वालेकुम प्यारे गोलू मोलू रीडर्स। किस्त मैंने सुबह में ही लिखी है क्योंकि कल का मेरा रोज़ा था। आज की किस्त बेहद मज़ेदार है जिसमें मीर हातिम बख्त का बेबाक अंदाज आप सबके सामने आएगा। तो ये मामा का सहमना, तो वहीं दूसरी तरफ निशा और अहद का क्यूट रोमांस। बट आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मज़ीद लिखूं। एक किस्त को लिखने में तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। फिर वॉइस ओवर वीडियो सब। प्लीज़ आप सब अपनी राइटर को सपोर्ट करें ताकि मैं डेली एपिसोड दे सकूं। नेक्स्ट एपी 1 के व्यूज़ पर आएगी। शब वहशत पार्ट 10 बकलम फ़ायज़ा शेख। अहद अपने रूम में मौजूद था। वो बेचैनी के आलम में यहाँ से वहाँ टहलता, अपने बाबा को कॉल मिला रहा था। एक तो पहले ही वो मीर हातिम से जला कटा बैठा था जिसने सख्ती से ऑर्डर्स दे डाले थे कि आज ही अपने पेरेंट्स को बुलवाओ। तब से ही वो कॉल कर रहा था। अभी यह गुस्से में फ़ोन तोड़ता कि दूसरी जानिब से अपने बाबा की गंभीर आवाज़ सुनकर सुकून का सांस लिया। बाबा, कौन से टूर पे हैं आप? अपनी बेगम के साथ? मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ यार, मुझे आज बता ही दे, मैं आपका सगा बेटा ही हूँ ना। आहद ने उनको कॉल उठाते ही जले दिल के फपोले फोड़े थे। वो बस जल्द अज जल्द निशा को अपनी दस्तरस में चाहता था। आहद की बातें सुन तबरेज साहब कहका लगा उठे। बेटा जी, हम टूर पर नहीं, आपके कदम शायद ज़मीन पर नहीं लग रहे। कहाँ हैं आप? और घर कब लौटना है? आपकी मामा बेसब्री से वेट कर रही हैं। तबरेज़ साहब ने बात की जड़ पकड़ते उसे आड़े हाथों लिया था। अरे मेरे प्यारे बाबा, आप तो नाराज़ ही हो गए। मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी थी। आहद ने बोलने के लिए हिम्मत मुजतमा की थी। दूसरी तरफ तबरेज़ साहब मुस्कुरा दिए। उम्र रसीदा आदमी थे। बेटा जी, मेरी बहू तो नहीं ढूंढ ली ना? तबरेज़ साहब शरारतन गोया हुए। हा हा, वाह बाबा, आप तो काफ़ी शार्प माइंड हैं। मैं आपको बताने ही वाला था, मैं मीर शहरयार की बहन से निकाह करना चाहता हूँ बाबा। मुझे वो अच्छी लगती है, मासूम सी। आप उसे देखेंगे ना तो आपको भी पसंद आएगी। आप आज ही मामा को लेकर हवेली आ जाएं। बाकी मैं आपको मिलकर बताता हूँ, और मामा को मनाना आपका काम है। आहद अपनी बात पूरी करते कॉल कट कर चुका था। उसे यकीन था उसके माँ बाप कभी उसकी खुशियों में कमी नहीं आने देंगे। तभी वो अपने बाबा को सब कुछ बता चुका था। मीर हातिम रूम में आया तो यह मामा मुंह फुलाए बेड पर बैठी थी, गुलाबी सूट में भरा भरा वजूद लिए। वो इस वक्त खुद एक खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। गुस्से की सुर्खी ने चेहरे को मजीद जिला बख्शी थी। क्या बात है जाने मीर, काफ़ी पुरतेश लग रही हो। अब मुझसे कौन सी गुस्ताखी हो गई? मीर हातिम बेड पर ही उसके करीब बैठते अपने हल्के में यमामा को लेते हुए इस्तफसार कर रहा था। पर यमामा मुंह मोड़ती मुकम्मल खफगी का इजहार करने लगी। जब सब कुछ मेरे बगैर पूछे करते हैं मीर साईं, तो अब मेरे नाराज़ होने से या कुछ भी करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यमामा यूं ही रुख मोड़े बैठी अपनी नाराज़गी की वजह बता रही थी। उसकी बात सुन मीर हातिम गहरा सांस भर के रह गया। यमामा के लिए निशा अपनी औलाद की तरह थी। उसने निशा को कभी कोई तकलीफ न पहुंचने दी थी। पर जब से आहत के बारे में सुना था, यमामा ये सब सुनकर बेचैन सी हो गई थी। वो हमारे घर पर पहली बार आया है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपने एक ही रात में इतना बड़ा फैसला कर लिया। आप जानते हैं ना, निशा के लिए मैं किसी को भी यूं मुंतखब नहीं कर। इस वक्त तो यह मामा खामोश रही थी, पर रूम में आते ही सारी खुशी हवा हो गई थी। वो शहरयार का कॉलेज फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब से जानते हैं। शहरयार कभी निशा के लिए गलत राय नहीं दे सकता। या मामा, मैं उसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, अलबत्ता उससे आज एक भाई बनकर पहली बार मिला हूँ। निशा मेरे लिए भी अहम है। या मामा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में कोई गलत फैसला कर सकता हूँ? वो वर्ता हैरत बनी मीर हातिम को देखने लगी। यानी वो सब कुछ तय करके बैठा था। तो आप निशा से पूछ तो सकते हैं ना एक बार मीर, वो अभी 19 साल की है, इस रिश्ते के तकाज़ों से नाबलद है। बात के आखिर में उसकी आंखें खफगी से गुलाबी पड़ने लगी थी। तुम्हें एतबार नहीं क्या मुझ पर मीर हातिम? उसका रुख अपनी जानिब किए या मामा का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोला था। ऐसी बात नहीं है, वो बस अभी बहुत छोटी है। मैंने कभी उसे खुद से दूर करने के बारे में नहीं सोचा। ये सब बहुत अचानक नहीं है। उसे उलझनों में घिरा देख मीर हातिम गहरी सांस भर कर रह गया। सारी सोचों को दिमाग से निकाल दो।
और मुझ पर भरोसा रखो। वैसे काफी टाइम से मुझसे बच रही हो। अभी सब बातें छोड़कर मुझ पर ध्यान दो। मीर हातिम की गर्म सांसें यमामा के चेहरे को झुलसाने लगी थी। वो मीर हातिम से कुछ दिनों से छुपती फिर रही थी। वो बेबाक शख्स अपनी शिद्दतों से यमामा को पागल करने की सलाहियत रखता था। यूं कि यमामा रात भर उसकी सांसों में सांस लेती, दुनिया जहां से बेगानी रहती थी। सुबह तक भी वो जालिम शख्स अपनी कुर्बत से आज़ादी बख्शने पर राजी न होता था कि यमामा को मिन्नतों से अपना आप उससे आज़ाद कराना पड़ता था। इसीलिए वो निशा के बहाने उसके रूम में भी सोती रही थी, पर अब वो मीर हातिम के शिकंजे में आ चुकी थी। मीर नीचे भी जान मुझे बुला रही हैं। यमामा ने लड़खड़ाते लहजे में बात मुकम्मल की थी। मीर हातिम उसके फरार की राह तलाशने पर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। नीली आंखों में खुमार की सुर्खी छाई हुई थी। कोई बात नहीं, आप कह देना मैं अपने शौहर के हिसार में कैद थी। वो मुझे खुद से दूर करने पर राजी नहीं थे, तभी नहीं आ सकी। मीर हातिम मोहब्बत से उसकी दोनों आंखों पर लब रखते बोझल लहजे में बोले थे। रोम में यमामा की तेजी से धड़कती धड़कनें गूंज रही थी। आज भी वो पहले की तरह मीर हातिम से शर्माती थी। मीर प्लीज, मुझे आपसे डर लग रहा है। यमामा घबराहट से बेहाल होती कपकपाती आवाज में बोली थी। लगना भी चाहिए जाने मीर हातिम, जानती हो कितने दिन से तुम्हारी कुर्बत के लिए तरस रहा हूँ। तुम्हारे एहसास तक नहीं, तुम्हें तुम्हारी सांसों ने मेरी बेकरारी को हवा दी है। अब यही मेरी राहत का सामान करेंगी। मज़ाहमत करने की कोशिश भी मत करना यमामा मीर हातिम बा, वरना मेरी शिद्दतों के निशान छुपाते तुम्हें हफ्ते लग जाएंगे। मीर हातिम का खुमार सर चढ़कर बोल रहा था। वो दीवानगी के आलम में लब यमामा की कनपटी पर रखते अपने सुलगते जज्बात से उससे आगाह कर रहा था। यमामा उसकी गंभीर सरगोशियों पर सहमती मीर हातिम के मजबूत कांधों पर अपने हाथ जमा गई थी। वो मीर हातिम की इन्हीं शिद्दतों से तो खौफजदा थी। यमामा को अपने करीब महसूस करते वो बेखबर इंसान सब भूल जाता था, ये भी कि उसकी जुनूनियत यमामा बर्दाश्त नहीं कर पाती। पर लाट साहब आज तो किसी और ही मूड में थे। मीर हातिम अपने दहकते लबों का लम्स यमामा के चेहरे पर बिखेरता उसे खुद के करीब कर गया था। जहाँ चाहे जाने की चाहत हो, यूं रुख नहीं मोड़ते, मोहब्बत के लम्हात को महसूस करते हैं। मीर हातिम बहुत हौले से अपने हुनाबी लब उसके दहकते लबों पर रब करते हुए बोला था। उसकी नरम गरम सांसों पर यमामा कांप सी गई थी। वजूद साकत हुआ था। हेजल ग्रीन आंखें सख्ती से मीची थी, जैसे कभी ना खोलने का इरादा हो। मीर हातिम अपने लबों को जुम्बिश देता यमामा की सांसों को खुद में उतार रहा था। यमामा उस पुरशिद्दत लम्स पर मसरूर थी। मीर हातिम बड़ी चाहत से उसके नाजुक लबों को महसूस कर रहा था। उसकी हर आती जाती सांस पर पहरा बिठाए मीर हातिम अपने कंधों पर रखे यमामा के दोनों हाथ नरमी से अपनी गर्दन में हायल कर गया। साफ इशारा था कि उसे अपनी बीवी अपने बेहद करीब चाहिए। यमामा चारों न चार उसका साथ देती। मीर हातिम क्योंकि अभी वो इस हालत में बिल्कुल भी न थी कि मीर हातिम की शिद्दतें बर्दाश्त करती। अपने होठों पर यमामा के नर्म होठों का लम्स मीर हातिम की नीली आंखों में नशा सा भर गया। यमामा के इस एक्ट ने मीर हातिम को चारों खाने चित किया था। वो अचानक ही पूरी शिद्दत से उस पर हावी होता यमामा के लबों पर अपनी दीवानगी लुटाने लगा। उसकी तिश्नगी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यमामा सांसों की डोर टूटने पर मज़ाहमत करती अपना आप उससे आज़ाद करा गई। मीर साईं, क्या पागलपन है ये? मेरी जान लेना चाहते हैं आप? आपको एहसास भी है मैं मर जाती अभी। यमामा अपनी फूली सांसों के दरमियान सुर्ख पड़ते चेहरे से बोली थी। उसका दिल अभी भी तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। जाने मीर, तुम्हारी सांसें ख़त्म होने से पहले मीर हातिम बख्त अपना आप कुर्बान कर सकता है। तुम पर जितना हक है ना, मेरा चाहूँ तो लम्हे भर की भी आज़ादी न दूँ तुम्हें। यूं ही उम्र भर अपनी बाहों में कैद रखो, मगर ये थोड़ी सी मेरी जो नरमी है ना, इसी ने तुम्हें सर चढ़ा दिया है। अच्छे से बताता हूँ, सांसें रोकना किसे कहते हैं। मीर हातिम जवाब देता फिर से उसकी सांसों में पहरा बिठा गया था। वो रूम में गूंजती यमामा की धड़कनें इस वक्त मीर हातिम बड़ी शिद्दत से
محسوس کر رہا تھا۔ یمامہ کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک اسے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دیوانہ سا ہوتا، اپنی پوری شدتوں سے یمامہ پر اپنی محبت آشکار کر رہا تھا۔ میر حاتم کے لب یمامہ کے لبوں کو آزاد کرتے اب اس کی گردن پر جا بجا اپنی جنونیت کے واضح نشان چھوڑ رہے تھے۔ اس کے انداز سے آج وہ یمامہ کو پہلے والا میر حاتم بخت لگا تھا، جس کی ضد ہر شے پر حاوی تھی۔ وہ یمامہ کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکاتا اسے سسکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس بہتے دریا کو روکنا یمامہ کے بس سے باہر تھا۔ میر حاتم نے بڑی جرأت سے یمامہ کے دھڑکتے دل پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے اس کی سانسیں قید کی تھی۔ یمامہ اس کی حدتوں میں پگھلتی اپنا آپ بکھرتا محسوس کر رہی تھی۔ جنون کا ایک ایسا سمندر تھا میر حاتم بخت جو اپنے ہر جذبے میں کھرا ثابت ہوا تھا۔ اس نے یمامہ سے محبت کرتے انتہا کر دی تھی تو وہ کیوں اس کے عشق پر ایمان نہ لاتی؟ میر اپنی قربت میں یمامہ کو ایک الگ ہی میر لگتا تھا جس کے تمام جذبات کی مہک وہ صرف خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ یمامہ نے دوبارہ مزاحمت کرتے اس سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا ہر انداز مدہوش کن تھا۔ یمامہ آنکھیں بند کیے خود پر میر حاتم کے بوسوں کو کبھی دانتوں کے میٹھے سے درد کو سہ رہی تھی، جب ایک گمبھیر سرگوشی نے حواس تک جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ میرے بوسوں کو کیا سہوگی تم، مجھے عادت ہے کاٹ کھانے کی۔ میر حاتم یمامہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائے اسے خود میں سمیٹ چکا تھا۔ یمامہ سر تا پاؤں سرخ پڑتی اس کے لمس کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اسے میر حاتم کا دل ایک بچے جیسا شفاف لگا تھا جس کی حقدار صرف یمامہ میر حاتم بخت ٹھہری